हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। मैं मोहम्मद रईम अहमद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। जैसा कि आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत एक ऐसा साम्राज्य है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, मुस्लिम साम्राज्य की अगर बात करें तो मुस्लिम साम्राज्य में दिल्ली सल्तनत ही एक ऐसा साम्राज्य है जो लगभग सारे मुस्लिम शासकों को अपने में समेटा हुआ है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रश्न न पूछे जाए। इसलिए दिल्ली सल्तनत को थोड़ा सीरियस लीजिएगा और उसके मेन जितने भी पॉइंट हैं उसको आप अच्छे से ध्यान से उसको पढ़िएगा, उसको समझिएगा और उसका क्रमबद्ध तरीके से नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ये आने वाले आपके सभी आगामी एग्जामों में बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत का। तो दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम दिल्ली के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि दिल्ली है क्या। तो देखिए, दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली से पहले थोड़ा सा आइए। हाँ, अगर हम दिल्ली की बात करें जिसको हम आज के डेट में दिल्ली के तौर पे देखते हैं, तो क्या है इसका इतिहास। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली जो है वो 1912 में भारत की राजधानी बना। इसके पहले कलकत्ता था। ठीक है, 1912 से पहले देश की जो राजधानी हुआ करती थी वो कलकत्ता हुआ करती थी। 1911 में क्या हुआ था? 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन हुआ था और जॉर्ज पंचम के भव्य स्वागत में दिल्ली दरबार लगा था, यानी कि उसको दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। ठीक है, दिल्ली दरबार। तो 1911 में क्या हुआ था कि 1911 में जॉर्ज पंचम ने इस बात का ऐलान किया कि अब देश की राजधानी कलकत्ता न होकर क्या होगा, दिल्ली में होगा। 11 में उन्होंने ऐलान किया था और निरंतर रूप से 1912 में भारत की राजधानी अब कलकत्ता न होकर क्या हो गई, दिल्ली। अगर हम बात करें कि दिल्ली के फाउंडर कौन है, दिल्ली के संस्थापक कौन है, तो दिल्ली के संस्थापक के तौर पे जाना जाता है किसको? तोमर वंशीय राजा। तोमर वंशीय राजा कौन थे? अनंगपाल। कौन थे? अनंगपाल। ठीक है, दिल्ली से पहले दिल्ली को कुछ अन्य नामों से जाना जाता था। जैसे दिल्ली के पहले की अगर हम बात करें तो इसको ढेलही, देहली या ढेलई नामों से जाना जाता था। इसके भी अगर हम पहले अगर चले तो इसके पहले दिल्ली को महाभारत काल में किस नाम से? इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। इंद्रप्रस्थ, कुछ लोगों के हिसाब से हस्तिनापुर। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि दिल्ली का प्राचीन नाम या दिल्ली का महाभारत कालीन नाम क्या है, तो वो है हमारा इंद्रप्रस्थ। ठीक है, या दिल्ली का प्राचीन नाम या दिल्ली का महाभारत कालीन नाम की अगर बात करें तो वो है हमारा इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ से इसको ढेलही के तौर पे जाना जाता था। ठीक है, बाद में जब तोमर वंश के राजा अनंगपाल आए तो अनंगपाल ने इसको दिल्ली में कन्वर्ट कर दिया, यानी दिल्ली की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो तोमर वंशीय राजा अनंगपाल। नोट कर लीजिए इसको।
चलिए, अब आते हैं कि दिल्ली सल्तनत पे कितने राजवंशों ने शासन किया था। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले राजवंश, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले राजवंश, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले राजवंशों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि किन किन लोगों ने दिल्ली पर शासन किया था। सबसे पहले अगर हम बात करें तो दिल्ली पर शासन किया था कौन? दास वंश। किसने किया था? दास वंश ने। दास वंश के बाद अगर हम बात करें कि दिल्ली पर शासन किसने किया था? दास मतलब गुलाम वंश। दूसरा शासन किया था खिलजी वंश ने, खिलजी वंश के शासकों ने। खिलजी वंश के बाद अगर हम आगे बढ़े तो खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश। अगला शासन कौन करता है? तुगलक वंश के राजाओं ने। तुगलक वंश के बाद आगे बढ़ते हैं तो वो है सैयद वंश। सैयद वंश। सैयद वंश के बाद हम इससे आगे अगर बढ़ें तो आता है आपका अंतिम लोदी वंश, ठीक है। तो ये 5 राजवंश थे स्टार्टिंग में जो दिल्ली पर शासन करते हैं, क्योंकि लोदी वंश के बाद अब अगला जो शासक या अगला जो वंश आता है वो आ जाता है कौन सा? लोदी, सॉरी, मुगल वंश। हाँ, इसके बाद हमारा क्या आ जाता है? मुगल वंश। मुगल वंश यानी कि मुगल वंश के फाउंडर कौन है? बाबर। बाबर ने मुगल वंश की नींव रख दी। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद बाबर ने भारत में एक नया साम्राज्य की स्थापना कर दी जिसको हम मुगल वंश के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा इस पे एक नज़र रखते हैं कि अगर देखो पहला क्वेश्चन तो आपका यही से बनता यह है कि एक तो आपको पूछ देगा कि दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था। दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम क्या है। ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि आपको शायद ये तो पता चल जाए कि दिल्ली सल्तनत पे पहले दास वंश ने शासन किया था, फिर खिलजी वंश ने शासन किया था, तुगलक वंश ने, सैयद वंश ने, लोदी वंश ने। मगर जब इनको क्रम से रखना होता है तो आप क्रम से उनको व्यवस्थित तरीके से रख नहीं पाते हैं और एग्जाम में गलत करके चले जाते हैं। तो इसलिए ऐसे चीज़ों को याद करने के लिए हमको जरूरत पड़ता है किसका? ट्रिक का। इसका हमको जरूरत पड़ता है ट्रिक का। तो हम ट्रिक भी आपको बता देते हैं, बट उसके पहले थोड़ा सा हम ये देख लें कि किसके फाउंडर कौन है, ठीक है। किसके कौन फाउंडर है? अगर हम दास वंश की बात करें तो इनके फाउंडर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगर हम बात करें खिलजी वंश के तो खिलजी वंश के हैं जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। अगले की अगर हम बात करें किसकी? तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश के फाउंडर है ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद अगर हम बात करें तो अगला नंबर आता है सैयद वंश के फाउंडर खिज्र खां। हमने खिज्र खां के बारे में आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद खिज्र खां ही था जिन्होंने सुल्तान वंश का मतलब उपाधि नहीं लिया था, उपाधि
नहीं लिया था। ठीक है, एक कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा खिजर खां, ये दो ऐसे थे पूरे दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य में जो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करती हैं। और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक भी हमने बताया था दिल्ली सल्तनत का, वो कौन था? इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है। ठीक है, और पूरे दुनिया में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला जो शासक था वो महमूद गजनवी था, जिन्होंने भारत पर 17 बार अटैक किया था 1000 से लेकर 1027 के बीच में, जिनका सुप्रसिद्ध जो अटैक था वो था सोमनाथ के मंदिर पर अटैक, जहां से अपार संपत्ति लूटकर वो गजनी लेकर गया था। ठीक है, सोमनाथ का मंदिर, पूछता है क्वेश्चन किसको समर्पित है, किस देवता को समर्पित है? तो वो भगवान शिव को समर्पित है, क्योंकि भगवान शिव का ही एक नाम सोम है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अच्छा, अब आते हैं अंतिम लोधी वंश पे। अंतिम कौन सा है? लोधी वंश है। तो लोधी वंश के फाउंडर कौन है? बहलोल लोधी, बहलोल लोधी, बकलोल भी कह सकते हो, याद करना है आपको, जैसे भी आपको याद हो जाए, बहलोल लोधी। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये 5 दिल्ली के राजवंश है, और उन 5 राजवंशों के जो फाउंडर हैं, हाँ, उनके बारे में हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब बात रही इनको याद करने की। अच्छा, याद करने से पहले एक चीज़ और आप जान लीजिए कि दिल्ली सल्तनत पे सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया था? सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया था? तो सबसे अधिक समय तक शासन किया था तुगलक ने। सबसे अधिक समय तक, ठीक है, सबसे अधिक समय तक शासन तुगलकों ने किया था, और सबसे कम समय तक जो शासन किया था वो किया था खिलजी वंश ने। सबसे कम समय तक किसने शासन किया था? खिलजी वंश ने। नोट कर लीजिए, ज़्यादा हो जाएगा तो शायद आप साफ स्क्रीन दिखे नहीं आपको। ठीक है, इसमें जो तुगलक वंश, जो दास वंश है, ये लगभग 84 वर्षों तक शासन करता है। उसके बाद आता है खिलजी वंश, जो लगभग 30 वर्षों तक शासन करता है। फिर आता है आपका जो है तुगलक वंश, जो 94 वर्षों तक शासन करता है। और उसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश 30 वर्षों तक शासन करता है। ठीक है, जो सैयद वंश है वो 30 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है। और सैयद वंश के बाद आता है अंतिम लोधी वंश। लोधी वंश के शासकों ने लगभग लगभग 75 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, दास वंश के जो शासक थे वो 84 वर्षों तक शासन किए थे। खिलजी वंश के जो शासक थे वो 30 वर्षों तक मिलकर सभी ने शासन किया था। तुगलक वंश के सभी शासकों ने मिलकर 94 वर्षों तक शासन किया था। सैयद वंश के लोगों ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया था। लोधी वंश के शासकों ने मिलकर 75 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका यही है कि सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया था और सबसे कम समय तक किसने शासन किया था। तो इस चीज को आप इसमें नोट कर लीजिए, इसको करिए, फिर आगे बताते हैं। अगर इसको भी जानना है मुगल वंश का, तो लगभग 331 वर्षों तक मुगलों ने शासन किया था, और ये 1526 से लेकर 1857 तक के इतिहास में किया था। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, कम बेसी होगा तो। ठीक है, तो इस तरह से लोगों ने शासन किया था।
अच्छा, एक चीज़ इसी में लिख देते हैं, क्या अलग से यूज करें। इन शासकों में, पूरी दिल्ली सल्तनत के शासकों में बहलोल लोधी, ठीक है, बहलोल लोधी जिसको मतलब लोग बकलोल लोधी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जो बकलोल था, यानी कि समझ लो कि जो दिल्ली सल्तनत में सबसे बेकार जिसको आप समझ रहे हैं, वही दिल्ली सल्तनत पे सबसे लंबे समय तक शासन किया था, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था बहलोल लोधी। इन्होंने लगभग 38 सालों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। कितने सालों तक? 38 सालों तक, यानी कि 38 वर्ष तक। इसके बाद जो अगर बात करें तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, ये दूसरे नंबर पे है। इन्होंने किया था 37 वर्षों तक शासन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक कौन था? तो बहलोल लोधी थे। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन था? तो वो था तुगलक वंश, ठीक है, वो था तुगलक वंश। दूसरे नंबर पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वालों में फिरोज शाह तुगलक का नाम आता है, ठीक है। सबसे कम समय तक शासन किसने किया था? तो वो खिलजी वंश ने किया था, लगभग 30 वर्षों तक। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें कि इन पांचों राजवंशों में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? सबसे विशाल साम्राज्य किसका था? किसके समय में दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था, या सबसे ज्यादा साम्राज्य जो है दिल्ली सल्तनत में ऐड हो चुके थे? तो वो था जो है तुगलक वंश के समय में। दिल्ली सल्तनत सबसे बड़ा किसके समय में था? तुगलक वंश के समय में सबसे बड़ा साम्राज्य, बड़ा साम्राज्य। अब यानी कि यहां पे आप ये भी कह सकते हैं कि जिसको इतिहास में सबसे आप पागल समझ रहे हैं, उसी का ही साम्राज्य भी सबसे बड़ा था, ठीक है। जैसे तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक है, जिसको इतिहासकारों ने पागल बादशाह का नाम दे दिया था, फिरोज किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। जबकि पूरे दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा जो व्यक्ति था वो कौन था? वो था तुगलक वंश का नाम भी दिमाग से उतर जा रहा है, ठीक है। तो सबसे लंबे समय तक किसने सबसे लंबा साम्राज्य किसका था? तुगलकों का था, ठीक है। तुगलकों के समय में जो भारत था वो 23 प्रांतों में बटा हुआ था। कितने प्रांतों में? 23 प्रांत। जैसे वर्तमान में हम जिसको राज्य बोल रहे हैं, उस समय उसको प्रांत के नाम से जाना जाता है। अब सोचिए कि ये 23 प्रांत कितना बड़ा हो सकता है कि औरंगजेब के समय में कहा जाता है कि मुगलों के टाइम में जो सबसे बड़ा साम्राज्य था वो औरंगजेब के समय में था, और औरंगजेब के समय में 21 प्रांत हुआ करते थे। 2 प्रांत जो है भारत से अलग हो गए, यानी कि अपने को आजाद कर लिए, तो 21 प्रांत बचे हुए थे। किसके समय में? औरंगजेब के समय में, जो सबसे बड़ा साम्राज्य उस समय का माना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि तुगलक के समय में ही भारत का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था, सबसे बड़ा साम्राज्य था, जिसमें भारत के अंदर 23 प्रांत आया करती थी, हुआ करती थी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं इसको याद करने का ट्रिक। चलिए, एक थोड़ा सा वो क्या हुआ है, ऊपर न जाओगे क्या? एक यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दें कि दिल्ली सल्तनत का जो तीसरा वंश था तुगलक वंश, तो तुगलक वंश का एक अंतिम शासक था जिनका नाम था नसरुद्दीन महमूद। इस बात में याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर आपसे यह पूछे कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्क शासक कौन था, तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्क शासक वही था जो तुगलक वंश का भी अंतिम शासक था, जिसका नाम था नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद जो था वो तुर्क था, ठीक है, वो क्या था? तुर्क था, और दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्क था। अभी तक जो भी शासन प्रक्रिया हम देखते आए हैं वो सब क्या थे? वो सब तुर्क थे, मगर नसरुद्दीन महमूद के बाद अब तुर्कों का शासन समाप्त होता है, ठीक है। और उसके बाद शुरू हो जाता है हमारा क्या? सैयद, ठीक है, शुरू हो जाता है हमारा सैयद वंश, यानी कि अफगानियों का शासन स्टार्ट हो जाता है।
तो चलिए हम ट्रिक की बात कर रहे थे, ये उसके ऊपर जाएगा नहीं। चलिए ट्रिक से पहले एक और क्वेश्चन जान लेते हैं, थोड़ा धीरे धीरे दिमाग में आ रहा है। अगर आपसे बात किया जाए कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? ध्यान दीजिएगा, मैंने सुल्तान की बात किया, ना कि शासक की बात किया, ना कि राजा का बात किया। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, तो पहला जो सुल्तान था वो था इल्तुतमिश। अगर राजा की बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बात को थोड़ा, क्वेश्चन को ध्यान से देखा करिए, पढ़ा करिए, समझा करिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर वहीं पर हम जल्दबाजी में गलती करके चले जाते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान हमने बात किया, न कि पहले राजा की बात किया, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में पहले राजा की अगर बात आएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, और पहले सुल्तान की बात आएगा तो इल्तुतमिश था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान का पद ग्रहण नहीं किया था। वो एक सिपा सालार के तौर पे, गोरी का सिपा सालार, गोरी का गुलाम बन के ही शासन किया था दिल्ली सल्तनत पे आए भारत में, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान भी पूछता है आपसे, तो अंतिम सुल्तान की अगर बात आए तो वो था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन था? इब्राहिम लोदी। अब ये इब्राहिम लोदी अंतिम क्यों बन गया? क्योंकि इब्राहिम लोदी के समय में, यानी कि लोदी वंश के समय में, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी उसका फाउंडर था, उसके बाद अंतिम जो था वो इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी के समय में भारत पर 1526 में बाबर का अटैक होता है, यानी कि ये एक लास्ट अटैक होता है तुर्कों का भारत के ऊपर, ठीक है। तो बाबर का जब अटैक होता है 1526 में, और दोनों की सेनाएं आमने सामने होती है, किसमें? पानीपत के मैदान में। तो पानीपत का पहला जो युद्ध होता है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरीके से पराजित ही नहीं किया, बल्कि युद्ध भूमि में ही उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। और ऐसा पूरे दिल्ली सल्तनत के इतिहास में ये पहली ऐसी घटना थी कि किसी युद्ध भूमि में किसी राजा के द्वारा दूसरे राजा के धड़ को सर से अलग कर दिया गया हो। यह भी दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में वो कौन सा राजा था जिसका सर धड़ से अलग कर दिया गया था युद्ध के दौरान, ठीक है। और किस युद्ध के दौरान किया गया था? पानीपत के युद्ध के दौरान। किसका किया गया था? इब्राहिम लोदी का। किसके द्वारा किया गया था? बाबर के द्वारा किया गया था। बाबर कौन था? एक तुर्क का आक्रमणकारी था, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट लीजिए, डिलीट करना पड़ेगा, स्लाइड ऊपर नहीं जा रहा है, पूरा नहीं आ रहा है। कहीं उधर भाग रहे हो भाई, इधर ही रहो। ओह, ऊपर जाने के तो नीचे क्यों आ रहे हो भाई? अब पूरा फुल है, एक बार फाइनली स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। चलिए अब आते हैं, समस्या ये है कि चलो ये तो हो गया, कितना रटेंगे कितना याद करेंगे, तो आओ अब रटने के काम हुआ समाप्त। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है। यार क्या कर रहा है वो, हटो। तो मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, सब मेहनत बेकार कर दे रहे हो। हो गया। एक बार फिर से इसको मैं लिख देता हूँ। ये पूरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी, ये जलालुद्दीन खिलजी साहब हैं, और ये है गियासुद्दीन तुगलक, और ये सैयद वंश में खिज्र खां, और लोदी में, अच्छा पूरा है बहलोल लोदी, ठीक है। हाँ, तो
तो इसी को आपको याद करना है एक ट्रिक के माध्यम से। आपको मैं ये बता दूं कि जो दास वंश है इसके कुछ और भी नाम हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, दास वंश, जो दास वंश है इसको हम गुलाम वंश भी बोलते हैं, गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। इसको हम इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के तौर पे जानते हैं। इसको हम मामलुक वंश, मामलुक वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस वंश से? मामलुक वंश से। अब ध्यान देने की जरूरत ये है कि जो दिल्ली सल्तनत का ये दास वंश है यानी कि गुलाम वंश है, तो क्या ये सही है? दास वंश का मतलब यह है कि जब दासों का यानी कि एक दूसरे के दासों के द्वारा जो है सल्तनत पर शासन किया गया हो। मगर दासों की अगर बात करें तो सारे लोग जो है कि दास नहीं थे। दास जो है इल्तुतमिश तक ही के शासनकाल तक केवल दासों की प्रथा चलती है। उसके बाद जो है क्या होता है, स्वतंत्र मां से जन्मी हुई संतानें होती हैं, यानी कि वो किसी के दास या किसी के गुलाम नहीं होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि मामलुक यानी कि दिल्ली सल्तनत में जो ये दास या गुलाम वंश है, तो ये दास या गुलाम वंश ये सही नहीं है, ये गलत शब्द है। तो जो पहला वंश है दिल्ली सल्तनत का, तो वो दास या गुलाम न होकर इसको सही नाम क्या दिया गया है? मामलुक वंश। और मामलुक वंश है, थोड़ा इसके बारे में भी जान लीजिए कि अगर आपको दे दे कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला राजवंश क्या है, उसमें दास गुलाम स्लेव वगैरह दिया ही नहीं है, तो फिर आपको लगेगा कि क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, मामलुक तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तो मामलुक का मतलब होता है स्वतंत्र मां से जन्मे हुए संतान को हम मामलुक बोलते हैं। तो इसलिए दिल्ली सल्तनत पर जो पहला शासन हुआ था वो मामलुक वंश का हुआ था, मामलुकों का हुआ था। ठीक है, तो दास से ज्यादा फेमस है, दास से ही मैंने ट्रिक बनाया, इसलिए मैंने दास को लिख दिया। चलिए अब देखिए, आजकल बोलचाल की भाषा में लोग जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं उसी लैंग्वेज में हम आपको इनके क्रम के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का क्रम क्या है? दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाले शासकों का नहीं, वंशों का सही क्रम क्या है? क्रम से व्यवस्थित करिए। इस तरह के एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो देखिए, अब नॉर्मली भाषा में गांव वगैरह देहात में ज्यादातर यूज किए जाते हैं। क्या वो बोलते हैं? देख, देख तू साले मुझे। ठीक है, ऐसे नॉर्मली लोग बोल देते हैं। कुछ दिखाना होता है तो जो दोस्त होते हैं वो बोल देते हैं कि यार उधर उधर क्या देख रहा है साले, इधर देख। ठीक है, तो ये देख तू साले का जो शब्द है ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें स्टार्टिंग के ही दिल्ली सल्तनत के शब्द हैं, मगर दिल्ली सल्तनत के बाद फिर किसका राजवंश आता है मैंने उसको भी ऐड कर दिया है, यानी कि जो मुगल डायनेस्टी आएगा दिल्ली सल्तनत के समाप्ति के बाद। ठीक है, तो देख तू साले मुझे, आपको ये याद रखना है। ठीक है, जो दिल्ली के राजवंशों का क्रम है, उसके बाद अगर आपको उनके फाउंडर के बारे में याद रखना है कि किन के द्वारा जो है शासन किया गया था, तो उनको भी आप याद रखिए। उनको याद करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, कुत्ता जल गया खा लो बाबर। अब कोई बाबर का नाम का होगा तो भाई गुस्सा मत होना, ये ट्रिक है, ट्रिक की तरह लेना, याद करने की सुविधा है, ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर केस कर देना जाके। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इसको स्लाइड को ऊपर लेते हैं। ये स्लाइड भी जिद्दी है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। चलिए अब आते हैं, कलर चेंज करूं, हाँ अब आते हैं, अब इसको समझ लेते हैं कि ये दो मतलब एक लाइन सिर्फ आपको याद रखना है दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिसमें आपको दिल्ली सल्तनत के राजवंशों और उनके फाउंडर, उनके संस्थापकों के बारे में आसानी से याद हो जाएगा। आपको याद रखना है, देख तू साले मुझे, कुत्ता जल गया खा लो बाबर। ठीक है, ये शब्द आपको याद रखना है। अब अगर हम यहां पे बात करें 10 से क्या है, तो 10 है हमारा दास वंश। 10 से हमारा क्या है? दास वंश। ठीक है, उसके बाद द के बाद अगर हम बात करें तो क्या आता है? ख। ख से हमारा हो जाएगा खिलजी वंश। खिलजी वंश, यानी दास वंश के बाद आता है खिलजी वंश। और खिलजी वंश के बाद फिर कौन सा डायनेस्टी आता है? तो वो आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद अगला डायनेस्टी जो आता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है सैयद वंश। स से सैयद वंश।
सैयद वंश के बाद अगला जो डायनेस्टी आता है वो कौन सा होता है? वो होता है आपका लोधी वंश। अब यहीं पर समाप्त हो जाता है दिल्ली सल्तनत। यानी दिल्ली सल्तनत का पहला जो राजवंश था वो दास वंश था, और दास या गुलाम वंश था। जो अंतिम डायनेस्टी था वो था लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश के बाद आ जाता है भारत में किसका? मुगलों का शासन आ जाता है। ठीक है, तो इसी लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित करने के बाद बाबर ने भारत में एक नया वंश की स्थापना कर देता है, जिसको हम बोलते हैं मुगल वंश, जिसको हम क्या बोलते हैं? मुगल वंश। ठीक है, तो ये हो गया राजवंशों का सही क्रम। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आसानी से ये शब्द बोलचाल की भाषा में यूज किया जाता है, इसलिए आपको आसानी से ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं कुत्ता पे। तो इससे क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कु से कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हम आगे की बात करें, जल से क्या है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद हम आगे अगर बात करें तो आ जाते हैं गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक। एक तो स्लाइड ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर से मेरा कमर दर्द करने लगा। उसके बाद आते हैं कौन? खान साहब। कौन सा खान? खिज्र खां। खिज्र खां। खिज्र खां के बाद फिर आते हैं कौन? खिज्र खां के बाद आते हैं बकलोल, यानी कि बहलोल लोधी। इस जिसको हम बकलोल समझ रहे हैं वही दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया था। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत हो जाता है समाप्त, और दिल्ली सल्तनत के समाप्त होते ही भारत पर आ जाता है एक बार फिर से नए तुर्कों का शासन। तो ये है कौन? बाबर। बाबर। ठीक है, तो इस तरह से जो है इन राजवंशों को याद करने का ये ट्रिक है, ये क्रम है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम और राजवंशों के संस्थापक या उसके जो फाउंडर थे ये उनका क्रम है। तो इस